नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे CDP के 30 प्रश्न जो CTET, UPTET, DSSSB और MPTET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का क्या अर्थ है? साथियों, मनोविज्ञान की दृष्टि में सीखने का एकदम सही अर्थ क्या होता है? विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु को रट लेना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, ये वांछित है, वंचित नहीं है, या नवीन ज्ञान की प्राप्ति। ये क्या है साथियों? वांछित। वांछित यानी जैसा चाहे वैसा। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ क्या होगा? विषय वस्तु का ज्ञान करना केवल सीखना अर्थ नहीं है। रट लेना विषय वस्तु को, ये भी नहीं होगा। नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हो, लेकिन जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति तो कर लेते हो, लेकिन केवल नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना भी सीखने का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आपने पूर्व ज्ञान अर्जित किया है साथियों, उसको भी क्या रखना है? स्थायी रखना है। लेकिन यहाँ लिखा है नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही करना सीखना नहीं होगा। व्यवहार में आपके जब वांछित परिवर्तन आएगा, यानी कि शिक्षक एक बालक को सिखा रहा है और शिक्षक के मस्तिष्क में जो वांछित परिवर्तन है कि इस बालक में मुझे ये परिवर्तन देखना ना, वो परिवर्तन जब आ जाते हैं तो इसका मतलब बालक सीख गया है। तीसरा विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए साथियों। प्रश्न संख्या 2 देखिए, दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है? देखो, दंड और पुरस्कार है, ये बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं ना। दंड और पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है? सामाजिक प्रतिकरण में, सामाजिकरण में, सामाजिक गत्यात्मकता में, ये उपयुक्त सभी में। देखो साथियों, ऐसे प्रश्न में ध्यान से कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जब भी देखोगे तो आपको जब उपयुक्त सभी दिखता है तो आप उस पर राइट आंसर कर देते हो, लेकिन वो आपका गलत होगा। क्योंकि प्रश्न को अच्छी तरह पढ़िए और उसके बाद आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। देखो, सामाजिक पृथक्करण यानी कि समाज का यहाँ पे तो पृथक्करण हो रहा है, तो पृथक्करण तो नहीं होगा ना। जब पहला विकल्प हट गया तो अपने आप उपयुक्त सभी हट जाएगा। ठीक है, अब 2 विकल्प है आपके पास, एक सामाजिकरण में, दूसरा है सामाजिक गत्यात्मकता में। तो जब साथियों दंड और पुरस्कार की बात करूं तो ये सामाजिकरण में योगदान देते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है, सामाजिक गत्यात्मकता नहीं होगा। दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 2 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है कहलाता है। देखो, शारीरिक ऐसा कारक शरीर का जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है ना, उसे हम फिर क्या कहेंगे? ऐसा शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है, और वो शारीरिक कारक होना चाहिए ना। अब देखिए, रुचि से हालांकि सीखा जाता है, अच्छी बात है, अनुभव से भी सीखा जा सकता है, आवश्यकता से भी सीखा जाता है, और परिपक्वता से भी सीखा जाता है। चारों चीज़ों से भी सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है शारीरिक कारक होना चाहिए, तो इनमें से मोस्टली शारीरिक कारक है आपके कौन सा? अनुभव, ये शारीरिक कारक। रुचि नहीं होगी, आवश्यकता, ये शारीरिक कारक या देही कारक नहीं होंगे। शारीरिक कारक होगा यहाँ पे परिपक्वता। परिपक्वता मतलब शरीर पूर्ण रूप से, पहले तो शरीर का जो शारीरिक विकास है वह पूर्णतः विकसित होना, वही तो क्या कहलाएगा? परिपक्वता। अब जब परिपक्वता आ जाएगी तो फिर बच्चा सीख सकता है ना। जैसे जैसे मैं उदाहरण देकर समझाऊँ आपको। अभी जैसे कि 1 साल का बालक है, ठीक है, 1 वर्ष का बालक है, उसे आप कह रहे हो कि भाई जा स्कूल जा, तो क्या वो स्कूल जाएगा? नहीं। लेकिन वो जब 3 या 4 वर्ष का हो जाएगा साथियों, तब उसे अगर हम स्कूल भेजेंगे, विद्यालय में भेजेंगे, तो वो जा सकेगा ना? जा सकेगा। तो ये क्या है भाई? मान लो कि पहले साल में उसके रुचि थी, फिर वो क्या रुचि कारण सीखेगा? नहीं। लेकिन 3 से 4 की जो अवस्था, उसमें उसकी परिपक्वता विकसित हो जाती है ना। तो पहला विकल्प सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे साथियों। अभिप्रेरणा के माध्यम से छात्रों को मिलने वाला लाभ क्या है? देखो, अभिप्रेरणा यानी कि होता है मोटिवेशन या मोटिव। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होगा किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसके माध्यम से छात्रों को जो मिलने वाला लाभ है वो क्या होता है? क्या अभिप्रेरणा के माध्यम से बुद्धि में वृद्धि होती है? बुद्धि में वृद्धि भाई नहीं होगी। बुद्धि में वृद्धि नहीं होगी तो भाई उक्त सभी भी नहीं होगा। उचित मार्गदर्शन होता है या फिर उत्साह में वृद्धि?
तो देखो जब भी किसी को मोटिव किया जाएगा तो मोटिव करने से क्या होता है, अपने आप एक स्वाभाविक चीज़ है, अपने आप एक प्राकृतिक चीज़ है कि उस व्यक्ति जो मोटिव हो रखा है उस व्यक्ति के उत्साह में वृद्धि हो जाएगी, साथ ही होना है कि उचित मार्गदर्शन। अब मोटिव होने से जरूर नहीं कि उचित मार्गदर्शन पर आए, नहीं, उत्साह में वृद्धि उस समय उसके हो जाती है। तो तीसरा विकल्प आपके सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 4 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 5 पर। एक बालक जब सीखी गई क्रियाओं को अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करता है तो उसे कहते हैं। एक बालक ने क्या किया, सीखी गई क्रियाओं को, ये पहली सिचुएशन है, पहली सिचुएशन में जो भी चीज़ उन्होंने सीखी उसको अन्य समान परिस्थितियों में वैसे की वैसी अगर परिस्थिति आ गई तो उसमें उसका क्या करेगा, वो उपयोग कर लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या उसको प्रेरणा कहेंगे, अधिगम कहेंगे, परिपक्वता कहेंगे या अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। अधिगम मतलब सीखना होता है, प्रेरणा तो मोटिव होता है, यहाँ मतलब उसकी वजह से तो सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि एक चीज़ का सीखना दूसरे में सहायक हो रहा है भाई, तो ये परिपक्वता भी नहीं है, ये कहलाएगा अधिगम का स्थानांतरण। जो भी सीखा है अधिगम है उसका फिर स्थानांतरण हो रहा है ना, ट्रांसफर हो रहा है। चौथा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 5 में। आगे चलिए साथियों प्रश्न संख्या 6 में। अंतर्मुखी बालक की एक मुख्य विशेषता यह है कि वह, देखो साथियों जो अंतर्मुखी बालक, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी होता है ना, तो अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता क्या होती है कि वह सभी के साथ मिलकर चलने वाला होता है, एकांत में विश्वास रखने वाला होता है, स्वयं को यथार्थ के अनुसार ढालने वाला होता है या समस्याओं को समझने वाला होता है। देखो सभी के साथ जो मिलकर चलेगा ये विशेषता होती है बहिर्मुखी, ठीक है। स्वयं को खुद को यथार्थ के अनुसार ढालेगा वो भी कौन सा होगा, वो बहिर्मुखी होगा। अंतर्मुखी नहीं डाल सकता ना, समायोजन नहीं कर सकता और समस्याओं को भी नहीं समझ सकता, कौन, अंतर्मुखी। लेकिन समस्याओं को समझने वाला कौन होता है, बहिर्मुखी होता है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ किसी भी सिचुएशन के साथ समायोजन अनुकूलन कर सकता है, एकांत में विश्वास रखने वाला होता है, ये बिल्कुल अंतर्मुखी बालक की विशेषता है, यानी दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 6 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। निम्न में से क्या शारीरिक क्रियाओं का लक्ष्य नहीं है। देखो जो शारीरिक क्रियाएं हैं इनका लक्ष्य कौन सा नहीं है पूछा है, तो देखो शारीरिक और मानसिक विकास है भाई। देखो शरीर की क्रियाओं का शारीरिक और मानसिक विकास ये लक्ष्य होता है, यानी पहला विकल्प होता है। हमें पूछा है कौन सा लक्ष्य नहीं है। बुनियादी आवश्यकताओं संतुष्टि, बुनियादी आवश्यकताओं की संतुष्टि जैसे नींद है, भूख है, प्यास है, काम है, ये बुनियादी आवश्यकताएं होती है, मलमूत्र वगैरह, ये सारी क्रियाओं का लक्ष्य है, बिल्कुल है भाई। समाज में नैतिकता और संवेग है ना, ये विकास भी सारी क्रियाओं का लक्ष्य है। लेकिन शरीर की क्रियाओं का लक्ष्य ये नहीं है कि भाई प्रतिस्पर्धा करे या द्वंद्व भावनाओं का विकास हो, ये कोई सारी क्रियाओं का लक्ष्य नहीं होगा। तो तीसरा विकल्प आपके यहाँ पे सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। ऐसे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र, बुद्धिमान एवं जीवन में अधिक सफलता पाते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में, एक औसत बालक होता है, औसत बालक की बुद्धि लब्धि याद रखना कितनी होती है, 90 से 100 होती है, ठीक है। अब देखो सॉरी 90 से 110 होती है ना, ये औसत बालक की 110 या 109 आई थिंक, ठीक है। तो औसत बालक की होती है ये बुद्धि लब्धि। अब इससे अधिक वो तीव्र है, औसत से अधिक तीव्र है, यानी 110 के प्लस आएगा, ठीक है। बुद्धिमान भी है और जीवन में अधिक सफलता भी पाते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे भाई। तो देखो पिछड़े तो होगा नहीं, क्योंकि औसत से नीचे आएगा पिछड़ा, विकलांग भी नीचे आएगा, समस्या तो भी नीचे आएगा, यानी कि प्रतिभाशाली बालक हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा विकल्प सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। छोटे बालकों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील एवं सक्षम बनाने हेतु क्या करेंगे। छोटे बालक है, उनकी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको हमें क्या बनाना है, क्रियाशील रखना है और सक्षम बनाना है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण कराएंगे, उन्हें कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे या उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य करेंगे। देखो वस्तुओं को उठाने रखने, अब ज्ञानेंद्रिय देखो छोटे बालकों की बात की गई तो छोटे बालक जैसे वस्तुएं कुछ बड़ी हो सकती है, उनको उठाने रखने से फिर ज्ञानेंद्रिय क्रियाशील नहीं होगा, ये तो एक बोझ के रूप में हो सकता है, ठीक है। कक्षा में शांत बैठने से ज्ञानेंद्रिय क्रियाशील हो सक्षम नहीं होगी। उनके समक्ष कोई सामग्री रख दी और निरीक्षण कर लेंगे, भाई छोटे बालक निरीक्षण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, जो भी ज्ञानेंद्रिय है उनको उन ज्ञानेंद्रियों की जितनी समता है उन ज्ञानेंद्रियों की समता अनुसार क्रियाशील रखेंगे, यानी कि पहला विकल्प आपके सही उत्तर है प्रश्न संख्या 9।
आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पे। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, अच्छा प्रश्न है। समावेशी शिक्षा मैंने पहले भी बता दिया, समावेशी शिक्षा आ जाए है ना, जिसे बोला जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। जब इसकी बात हो जाए समावेशी शिक्षा या समायोजन शिक्षा की, तो इसमें एक ही चीज़ याद रखना है, क्या, एक तो आएंगे इसमें सामान्य बच्चे प्लस विशिष्ट बच्चे। अब विशिष्ट में कौन कौन से हैं, विशिष्ट में होशियार भी आ जाएंगे, मंदबुद्धि भी आ जाएंगे, ठीक है। बस ये होती है समावेशी शिक्षा, इतनी सी समावेशी शिक्षा याद रखनी है आपको, ठीक है। यानी अधिगम अक्षमता वाले बालक भी आ जाएंगे, श्रवण दोष युक्त भी आ जाएंगे और दृष्टि दोष युक्त बालक भी आ जाएंगे। ये तीनों ही कौन से हैं, ये सामान्य नहीं है, ये तीनों ही विशिष्ट की श्रेणी में आने वाले हैं, यानी उपयुक्त सभी समावेशी शिक्षा में शामिल होते हैं। चौथा विकल्प सही। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 11वें में। प्रश्न संख्या 11वां देखो, क्लाउस्ट्रोफोबिया एक मनोरोग है, एक मनोविकार या मनोरोग है, कौन सा, क्लाउस्ट्रोफोबिया। इसमें व्यक्ति को किससे डर लगता है। मनोरोग मनोविकार में होता है क्या है, फोबिया, फोबिया माने डर या भय, ठीक है। अब देखो जिसको ऊंचाई से डर लगेगा ना उसको बोलेंगे हम एक्रोफोबिया। ऊंचाई से डर लगने वाले को एक्रो यानी ऊंचाई और फोबिया यानी डर, यानी एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई से लगने वाला डर। आग से जिसको लगता है उसको बोलेंगे पायराफोबिया। देखो आग को क्या बोलते हैं, फायर, फायर है ना, ऐसे याद रख लो। तो पायराफोबिया कहेंगे आग से डरने वाले को, ठीक है। हवा से जिसको डर लगता है, हवा को बोलते हैं एयर, है ना, एयर है ना हवा, तो यह हो जाएगा एरोफोबिया। एरोफोबिया जिसको हवा से डर लगता है उसे बोलते हैं, उसे एरोफोबिया हो गया। जल से डरता है हाइड्रोफोबिया हो गया, ठीक है। इसी प्रकार क्लाउस्ट्रोफोबिया लगता है किससे, बंद जगह देख कर, है ना, जैसे बंद फैक्ट्रियाँ वगैरह देख कर, है ना, बंद कोई पुराना घर हो उसको देख कर डर लगता है, उसका मतलब उसे क्लाउस्ट्रोफोबिया हो गया है। चौथा विकल्प यहाँ सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। दबाव कितने प्रकार का होता है। साथियों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो उस वजह से आप आवाज़ में समायोजन कर लेना। दबाव कितने प्रकार का होता है, अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है, सॉरी अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये दबाव है वो कितने प्रकार का होता है, 1 2 3 4। देखो सीटेट में हालांकि ये टॉपिक नहीं है, 11वां प्रश्न मनोरोग का या 12वां दबाव का, लेकिन जो आपको बता दूं मैं एमपीटेट या जो सेकंड ग्रेड है उनके लिए भी ये चल रहा है, तो उनके भी प्रश्न इसमें कुछ शामिल है, ठीक है। तो दबाव कितने प्रकार का होता है भाई, दबाव होता है साथियों 2 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन सा, एक होता है साथियों डिस्ट्रेस। एक कौन सा होता है मित्रों, एक होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब होता है जिसे बोलते हैं नेगेटिव, यानी नकारात्मक जो दबाव होता है उसे डिस्ट्रेस। घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ सकते हैं कि नकारात्मक दबाव को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस। अगर कहते हैं पॉजिटिव जो दबाव है, पॉजिटिव दबाव यानी सकारात्मक दबाव को क्या बोलेंगे, तो आपको बताना है यूफ्ट्रेस, ठीक है। फिलहाल दूसरा विकल्प आपके सही उत्तर है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 13वें पे। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है, जिसका तात्पर्य क्या है। देखो जो मानसिक रूप से स्वस्थ है वो हर नई स्थिति को समझ सकेगा, हर नई चीज़ के साथ समायोजन कर सकेगा, क्योंकि वो स्वस्थ है। तो इसका मतलब क्या है, वो कहीं भी समायोजित नहीं हो पाता है, अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है, शांति पर जीवन नहीं जी पाता है, सही व्यवहार नहीं कर पाता है, ये नई वाले हट जाएंगे भाई, है ना, क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, वो नई स्थिति को समझता है, इसका मतलब अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है। दूसरा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14। नवीन विचारों का सृजन, नवीन विचारों की रचना करना, सृजन मतलब रचना करना, और मौलिक चिंतन यह आवश्यक गुण है किस चीज़ के, सामाजिकता के, सृजनात्मकता के, बुद्धिमत्ता या उक्त सभी। उक्त सभी नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि सामाजिकता में नवीन चीज़ें हों ये ज़रूर नहीं है, और बुद्धिमत्ता, बुद्धि तो देखो प्रतिभाशालियों के पास होती है, बुद्धि सृजनात्मकता के पास भी होती है, सृजनात्मक जो बालक है उनके पास भी, बुद्धि औसत बालकों के पास भी होती है। लेकिन देखो आपको चीज़ बता दूं मैं, अगर कहीं पे नवीनता शब्द आ जाए, ठीक है, अगर कहीं पे सृजनशीलता या सृजन शब्द आ जाए, कहीं पे अगर मौलिकता शब्द आ जाए, ठीक है, क्रिएटिविटी आ जाए, रचना करना आ जाए, तो ये सारे के सारे किसके प्रतीक है भाई, ये हैं सृजनात्मकता के, ठीक है। दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 14। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 के लिए। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है।
देखो साथियों, जो निःशक्त बालक है, निःशक्त बालक जानते हो आप, तो उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान कैसे करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया। निःशक्त बालक कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे, सामान्य प्लस विशिष्ट। हमने क्या बताई, सामान्य प्लस विशिष्ट बालक बराबर कौन सी बनेगी, समावेशित शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन बनेगा। तो जो निःशक्त बालक है ये इस विशिष्ट वालों की श्रेणी में आ जाएंगे। बाकी मुख्य धारा में जोड़कर समाकलन कोई नहीं होगा, समावेशी शिक्षा हो जाएगी। पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 के लिए। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रीमा उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह किसका प्रतीक है, निरंतरता का, सामान्य से विशिष्टता का, व्यक्तिगत विभिन्नता का या अंतर संबंध का। एक लड़की सीमा है वो प्रत्येक पाठ को बहुत जल्दी सीखती है, जबकि एक लड़की रीमा है वह उन्हीं पाठों को सीखने में समय ज़्यादा लेती है। एक ज़्यादा सीखती है ना, ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है, समय ज़्यादा लेती है। ये चीज़ क्या हुई, ये दोनों में अंतर संबंध नहीं होगा, निरंतरता कह नहीं सकते इसे, सामान्य से विशिष्ट इसे थोड़ी ना कहेंगे। ये दो चीज़ों में, ये दो व्यक्तियों में अलग अलग है, यानी कि ये वही व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रतीक है। तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 16 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 में। शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति का उदाहरण, अच्छा प्रश्न है। जो शेष अवस्था है 0 से 5 या 6 वर्ष के लिए, उसमें भी क्या काम प्रवृत्ति होती है। काम प्रवृत्ति आप जानते हो साथियों, यौन प्रवृत्ति बोला जाता है जिसको, क्या, जिसको बोला जाता है यौन प्रवृत्ति। तो शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति का उदाहरण क्या है। एक चीज़ भी आपको बहुत अच्छी शानदार चीज़ सिखाऊंगा, देखो पहले इस प्रश्न को क्लियर करता हूँ, उसके बाद वो चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति कैसे होती है। अब छोटे बच्चे 0 से 5 वो क्या जाने काम प्रवृत्ति वाले, लेकिन होती है कैसे। एक तो जब वो अपनी माता का स्तनपान करते हैं तब भी उनमें वो काम प्रवृत्ति होती है। यौन अंगों का स्पर्श करते हैं तब भी होती है। माँ के प्रति जो उनका प्रेम है तब भी होती है। यानी कि उपयुक्त दोनों इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया इसका आपको क्लियर, ठीक है। अब समझाता हूँ किस अवस्था में किस प्रकार की काम प्रवृत्ति होती है। हालांकि प्लेलिस्ट में जाकर एक वीडियो देख लेना, शेष अवस्था का अलग पूरा एक बड़ी क्लास है, ठीक है। अब देखो मैं समझाऊँ चारों अवस्था के बारे में। देखो एक होती है शेष अवस्था, ठीक है, सबसे पहली अवस्था। फिर होती है शेष अवस्था के बाद में कौन सी, बाल्यावस्था। फिर कौन सी होती है भाई, किशोरावस्था, ठीक है। अच्छी तरह समझ लीजिए। शेष अवस्था में बात करूँ काम प्रवृत्ति की, तो ये कैसी होती है, शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति होगी तीव्र। कैसी होगी, तीव्र। बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति मंद होगी, ठीक है। बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे अपने मन मगस्त रहते हैं ना, कुछ पता ही नहीं होता है जिंदगी का, ठीक है। किशोर अवस्था में तो आपको पता ही भाई, किशोर के तो तीव्र ही होती है काम प्रवृत्ति ना, ये तो होती है प्रकार तीव्र मंद तीव्र, ठीक है। और वृद्धावस्था की तो प्रौढ़ावस्था कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो तीव्र होती है इसमें, मंद होती है इसमें, तीव्र होती है। लेकिन देखो इसमें तीव्र तो होती है, लेकिन वो क्या नहीं हो पाती, वो व्यक्त नहीं हो पाती भाई, अव्यक्त दिखती है। शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति का पता नहीं चलता, लेकिन वो होती है, तीव्र होती है, ठीक है। बाल्यावस्था में मंद होती है, लेकिन कैसी होती है, मंद होगी। जब है ही मंद मतलब क्या है, अव्यक्त है। और किशोरावस्था में तीव्र होती है, और वो किस प्रकार की, व्यक्त भी तो होती है भाई, एक किशोर व्यक्त भी तो इसको करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको अच्छी तरह समझ लेना। फिलहाल यह आपके विकल्प 3 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 17 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 18 पे। निम्न में से भिन्न है, इनमें से 3 समान है, एक विकल्प है वो आपके कौन सा है, भिन्न है। देखो विस्थापन होता है, प्रतिगमन होता है, प्रक्षेपण। ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं ना, ये साथियों समायोजन की प्रक्षेपी तरीके हैं, सॉरी ये समायोजन के अप्रत्यक्ष तरीके हैं। समायोजन करने के अप्रत्यक्ष तरीके या अप्रत्यक्ष विधियां हैं ये तीनों के तीनों, ठीक है। प्रक्षेपण में खुद की गलती ने मानकर दूसरों पर आरोप करेगा, वो होता है प्रक्षेपण। प्रतिगमन में अपने पीछे की आयु पर लौट जाएगा, ठीक है। और विस्थापन क्या होता है, जिस चीज़ पे मूल जो चीज़ है जिस पे गुस्सा आया है, नकारात्मक समय है ना, उससे हटकर किसी दूसरे पे गुस्सा निकालना, वो विस्थापन है। जबकि विश्लेषण व निर्णय ये समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है, बाकी तीनों अप्रत्यक्ष है, ठीक है। ये प्रत्यक्ष है, तो मतलब भिन्न है, ये चौथा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 18 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 19 पे। निम्न में से प्रतिभाशाली बालक की विशेषता कौन से नहीं है। शानदार प्रश्न है,
एक प्रतिभाशाली बालक है, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है पूछा। उस प्रतिभाशाली बालक में उच्च बुद्धि लब्धि रहेगी। निर्देशन की कम आवश्यकता बिल्कुल रहेगी, उसे निर्देशन ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो समझ रहा है, पहले से समझदार है, प्रतिभाशाली है और वह नेतृत्व की क्षमता भी रखने वाला है। लेकिन अवधान निर्योग्यता का अर्थ होता है किसी चीज़ पर वो ध्यान देने की योग्यता नहीं है, उसमें गलत चीज़ है ना, उसमें ध्यान देने की योग्यता पाई जाती है। ठीक है, फिलहाल दूसरा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 20 पे। सबसे पहला यानी प्रथम बाल सुधार गृह कब और कहाँ स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का साथियों, ये है ना। सबसे पहला बाल सुधार गृह कब और कहाँ पे स्थापित किया गया, तो 1998 न्यूयॉर्क में, 1889 अमेरिका, 1999 न्यूयॉर्क में या 1894 न्यूयॉर्क में। तो देखो न्यूयॉर्क में तो किया गया था, ठीक है, लेकिन कब, 1998 न्यूयॉर्क में किया गया था। पहला विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 20 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 21 पे। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद का मुख्य रूप से कार्य नहीं था। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद है, इसका मुख्य रूप से कौन सा कार्य नहीं था। इसके 3 कार्य थे, इनमें से एक नहीं है ना। देखो, जब मानसिक स्वास्थ्य रोगों की रक्षा करने के लिए विज्ञान परिषद बनी थी, ठीक है, तो क्यों बनी थी, ये मानसिक रोगों की रोकथाम के लिए बनी थी, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए बनी थी और मानसिक रोगों का उपचार करने के लिए, उनको निदान करके उपचार करने के लिए बनी थी। लेकिन क्या ये संस्था, क्या ये परिषद मानसिक रोगों को बढ़ावा देगी, नहीं। तो तीसरा विकल्प आपके सही उत्तर रहेगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 22 पे। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया गया। ये एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आज का शानदार प्रश्न है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात करूं तो इन्होंने बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया था। बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। एक तो बताई थी इन्होंने संदर्भिक बुद्धि, ठीक है, एक बताई थी इन्होंने घटकीय बुद्धि, ठीक है, एक संदर्भीय एक घटकीय, और एक इन्होंने कौन सी बताई थी, संदर्भीय हो गई, घटकीय हो गई, एक बताई थी इन्होंने साथियों आनुभविक बुद्धि। कौन सी बुद्धि, अनुभविक बुद्धि। और ये पुस्तक कौन सी थी, बियॉन्ड आईक्यू। पहला विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 22 में। आगे चलेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 23 पे। अधिगम का कौन सा गौण नियम है। देखो, अधिगम के मुख्य नियम और गौण नियम बताए किसने, याद रखना, E.L. थॉर्नडाइक, जो प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक थे, विश्व के पहले शिक्षा शास्त्री भी यही थे। E.L. थॉर्नडाइक कहाँ के थे, USA के रहने वाले थे। 3 मुख्य नियम बताए और 5 गौण नियम बताए। इनमें से गौण कौन सा है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का, ये 3 तो आ जाएंगे मुख्य नियम, जबकि मनोवृत्ति का जो नियम है ना, ये गौण नियम है। दूसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 23। आगे चलिए प्रश्न संख्या 24 पे। वह कारक जो बालक के कार्य करने की दर को घटाता है बढ़ाता है। किसी के कार्य करने की जो क्षमता है उस दर को या तो घटाता है या बढ़ाता है, तो वो उस चीज़ को क्या कहेंगे, धारणा, अधिगम, अभिप्रेरणा, कोई नहीं। तो देखो, वो कहलाएगी साथियों अभिप्रेरणा, जो किसी के कार्य करने की दर को घटाता है या मोस्टली बढ़ाता है, वो अभिप्रेरणा कहलाएगी। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 24 में। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 25 पर। बालक में स्वयं ज्ञान की रचना पर कौन सा सिद्धांत बल देता है। बालक खुद ज्ञान की रचना करे, इस पे कौन सा सिद्धांत बल देता है भाई। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत नहीं देगा, संबंध प्रत्यावर्तन भी नहीं है, सक्रिय अनुबंधन भी नहीं है ना। निर्मितवाद का सिद्धांत जिसके पियाजे, वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर, ये तीनों इसके मुख्य समर्थक थे। निर्मितवाद का सिद्धांत मुख्यतः बाल केंद्रित सिद्धांत है। ये कहता है कि बालक की ज्ञान की रचना खुद करेगा, खुद ही उसमें संशोधन करेगा, शिक्षक है वो इसमें गौण भूमिका निभाएगा। यह है निर्मितवाद या रचनावाद का सिद्धांत। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 25 में। देखते हैं प्रश्न संख्या 26। पूर्व अर्जित ज्ञान के साचर्य से नवीन ज्ञान अर्जन क्या कहलाता है। अच्छा प्रश्न है। पूर्व में जो भी आपके पास अर्जित ज्ञान है उसकी साचर्य से, उसकी सहायता से आप नवीन ज्ञान अर्जित कर रहे हो, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी। तो ये ज्ञानात्मक अधिगम नहीं है, भावात्मक भी नहीं है, क्रियात्मक भी नहीं। ज्ञानात्मक तो मस्तिष्क से, स्मृति से, बुद्धि से संबंधित है। भावात्मक संवेगों से, भावों से संबंधित है, विचारों से, इच्छाओं से ना। क्रियात्मक यानी कि कार्य करके सीखना, करना, क्रियात्मक मतलब करना है ना।
जबकि यहाँ पे हो जाएगा भाई साचर्या अधिगम, है ना। चौथा विकल्प सही उत्तर है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 27, निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। 12 से 18 की उम्र होती है किशोरावस्था की, तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है। किशोरावस्था में क्या होते हैं, किशोर आत्मसंप्रति की भावना रखते हैं कि हाँ मेरा हर जगह सम्मान हो, मेरा आत्मविकास हो, ठीक है। संवेगात्मक परिवर्तन इस अवस्था में तीव्र गति से होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। संवेगों में उथल पुथल होती है ना। अब दो चीजें बची है, कल्पना की बाहुलता या सीमित मात्रा में कल्पना। एक कह रहा कल्पना ज्यादा होती है, दूसरा कह रहा कम होती है। नहीं, कम नहीं होती भाई, बहुत ज्यादा कल्पना होती है। इसीलिए आपको पता है इसमें एक बीमारी भी पाई जाती है, उससे बोलते हैं दीवा सोपन, जिसे बोलते हैं साथियों डे ड्रीम, जिसे बोलते हैं फैंटेंसी, जिसे बोलते हैं फैंटेंसी, जिसे बोलते हैं हवाई किले बनाना, ठीक है। यानी कल्पना की बहुलता तो इसमें होती है, लेकिन सीमित मात्रा में कल्पना ये नहीं होगी, है ना। तो तीसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 27 पे। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 28 पे। सिगमंड फ्राइड ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। अच्छा प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न घुमा देगा हर किसी को। क्यों? क्योंकि जब भी मूल प्रवृत्तियों का नाम आए तो अपने मस्तिष्क में एक ही बात आती है, कौन भाई, मैकडूगल की, ठीक है। मैकडूगल की कितनी बताई थी मैकडूगल ने भाई साहब 14 बताई थी। 14 संवेगों की 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी मैकडूगल ने। लेकिन आप जब सिगमंड फ्राइड का पूछ रहे तो 14 मत बताओ भाई, है ना। कितनी बताओगे आप, 2 बताओगे, ठीक है। मैंने बता दिया सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई। आज के लिए आपका ये आज का क्वेश्चन है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट टाइप करना है क्या, कि 2 जो मूल प्रवृत्तियां सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई है, वह कौन कौन सी बताई है, उनके नाम लिखना, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है। ये प्रश्न आया है आपके जो RTE 2009 टॉपिक है ना, राइट टू एजुकेशन 2009, वहां से प्रश्न आया। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ पूछे तो आप प्राथमिक होती है जो 1 से 5 होगी, ठीक है। ये प्रारंभिक है, प्रारंभिक होगी 1 से 8। 1 से लेकर 8 के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य जो 6 से 14 तक होंगे, ठीक है, उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। ऐसा कौन सी, इसमें देखो RTE 2009 में टोटल आपको बता दूं मैं 38 धाराएं और 7 अध्याय है। तो उन 38 धाराओं में धारा 3 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि निःशुल्क व अनिवार्य है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 29 में, ठीक है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 30 जो आज का अंतिम प्रश्न है। शिक्षक को बालक के चरित्र निर्माण में योगदान देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए। ये किसी नहीं है, यह है किस, ठीक है। एक शिक्षक है, उसको बालक का चरित्र निर्माण करना है, तो योगदान देने के लिए किस विधि को, किस तरीके को अपनाए। बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके, सही बात है। बालक की जो मूल प्रवृत्तियां, मूल संवेग होती है, उनका दमन नहीं करके, तो सही बात है। अगर वो दमन कर देगा तो चरित्र निर्माण नहीं हो पाएगा। बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देके, बिल्कुल सही है, नैतिक शिक्षा देगा तो चरित्र निर्माण अच्छा होगा, अच्छी सद्वर्तियाँ होंगी, और बालक के अच्छे विचार और इच्छाओं को प्रोत्साहित भी कर सकेगा। यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर है। चौथा विकल्प सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 30 में। तो साथियों ये थे आज के CDP के एजुकेशन साइकोलॉजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि 30 में से आपका क्या स्कोर रहा। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है मित्रों, धन्यवाद।